कोटद्वार के नजीबाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और यहां पर एक तेज जंगल सफारी में इस्तेमाल होने वाली जिप्सी ने उल्टी साइड में तेज गति से चलते हुए कई गाड़ियों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक ई रिक्शा समेत कई स्कूटी पर जिप्सी ने टक्कर मारी है। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ई रिक्शा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान वाहन की चपेट में आकर 2 स्कूटी सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। ई रिक्शे में सवार 3 यात्री भी इस दुर्घटना में घायल हो गए। पूरी घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया है। नजीबाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। कोटद्वार में तेज रफ्तार जिप्सी का कहर। अंदर तक की चादर वैन की लोडी अंदर मुर्गी देख रहे हो, उसका ब्लड भी यहाँ पे पड़ा है लगा हुआ। गोविंद नगर से थोड़ा सा आगे हंस फाउंडेशन के ठीक सामने जंगल सफारी से हुआ है। रॉन्ग साइड लाके मारी है उसने मेरे पे। पीछे मेरे 3 लोग बैठे हुए थे सवारी, मैं अकेला था आगे। और मेरे को और ऊपर से ये और बोल रहा था कहाँ ला रहा है तू गाड़ी, और छोड़ गाड़ी भाग गया वहाँ से। भाग गया वहाँ। टिहरी के नरेंद्र नगर में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया और कुंजापुरी हिंडोला खाल के पास एक बेकाबू बस 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 28 लोग सवार थे। गुजरात के 29 श्रद्धालुओं को लेकर कुंजापुरी दर्शन के लिए जा रही बस कुंजापुरी हिंडोला खाल के पास गहरी खाई में गिर गई। 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें देखिए थाना नरेंद्र नगर के आगे वहाँ पर मंदिर है, कुंजापुरी मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। वहाँ पर मुनिकृति आश्रम में कुछ लोग तीर्थयात्री रुके हुए थे और एक बस के द्वारा करीब 25 से 28 लोग जो बताए गए थे वो वहाँ पर दर्शन करने गए थे। वापसी के दौरान जो जानकारी मिली कि बस का कहीं ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम हुई है और इसके कारण बस अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिसमें तत्काल पुलिस, टिहरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई थी और इसमें 5 कैजुअल्टीज़ अभी रिपोर्टेड हैं और इसमें 20 लोग जो है सकुशल इसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। टिहरी के नरेंद्र नगर कुंजापुरी मंदिर के पास हुए बस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि वो स्थानीय प्रशासन से संपर्क में है और घायलों का इलाज नज़दीक के अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। सीएम ने ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को भी ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। रविवार शुरू हुई कार्रवाई में देर शाम तक 65 अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन के जरिए ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं सोमवार को सुबह से चली इस कार्रवाई में 35 से अधिक अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कई विभागों समेत प्रशासन की संयुक्त टीम ने इन अवैध अतिक्रमणों को तोड़ना शुरू किया। आपको बता दें, प्रशासन लगातार सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रही है। प्रशासन की टीम ने 111 अतिक्रमण को चिन्हित किया था, जिस पर 100 अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। ढकरानी गांव और डाक पत्थर में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन की टीम लगातार बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त करती नजर आई है। पचवादून क्षेत्र के शक्ति नगर में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने एक बड़े मदरसे को भी ध्वस्त किया। ये मदरसा ऊर्जा विभाग की 11 हेक्टेयर भूमि पर बने उन 111 अवैध कब्जों में शामिल था, जिन पर नोटिस दिए जाने के बाद भी कब्जा खाली नहीं किया गया था। 2 साल पहले स्वेच्छा से हटाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन बाद में ऊंची मीनारें बनाकर मस्जिद जैसा रूप दिए जाने लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तालाब मंडल पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की शांति और समृद्धि की कामना की है। कार्यक्रम में जनता और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी देव स्थलों के संरक्षण और विकास पर बड़ा काम जारी है। हनोल मंदिर के लिए 120 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे कि इस ऐतिहासिक स्थल का व्यापक विकास संभव हो पाए। देहरादून की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों के बाइक और कारों से स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में बाइक और कारों के साथ खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी किया जा रहा है। इससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन वीडियो की जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड में मूल विकास बनाम स्थायी निवास का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। सवाल यह है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र पहले से मौजूद है, तो अब मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग क्यों उठ रही है? देखिए। और जहां हरिद्वार की बात है, मैं कई बार मैंने सुना है चमोली साहब को, चौहान साहब को डेमोग्राफी। मैं कह रहा हूं आपको किसी ने रोका है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? ये हैं हरिद्वार से बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद। राज्य की सिल्वर जुबली वर्ष पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र से उठी मूल निवास प्रमाण पत्र की गूंज अब पूरे प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ाने में लगी है। डेमोग्राफी बदलाव की आशंकाओं और मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित करने की मांग के बीच ये मुद्दा जोर पकड़ चुका है। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 30 नवंबर को प्रदर्शन करने जा रही है। समिति का कहना है, चाहे पहाड़ हो या मैदान, राज्य के मूल निवासियों की पहचान और अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। हम चाहते हैं कि राज्य बनने के बाद से जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हैं उन सभी की जांच हो और मूल निवास पे सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि उत्तराखंड के मूल निवासी कौन हैं, जो उत्तराखंड में की परिधि में कौन सी कट ऑफ डेट से उत्तराखंड के व्यक्ति को मूल निवासी माना जाए। और जो ये फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगातार जो गोरख धंधा चल रहा है पूरे के पूरे उत्तराखंड में तहसीलों के माध्यम से, तो इनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। अब बात करते हैं मूल निवास से स्थायी निवास प्रमाण पत्र की यात्रा कब से शुरू हुई। 20 नवंबर 2001 को राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसकी जगह आया स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे कोई भी व्यक्ति जो राज्य में कम से कम 15 साल से रह रहा है वो प्राप्त कर सकता है। फिर साल 2013 में संशोधन हुआ। इसके तहत 2001 के इसी आदेश को आधार बनाकर स्थायी निवास को ही आरक्षण का आधार भी मान लिया गया। यही दो फैसले अब मूल निवास प्रमाण पत्र बहाली की मांग को लेकर फिर से हवा दे रहे हैं। जब तक मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, उनको सरकारी संरक्षण नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उनके हकों पर डाका पड़ेगा और वो कमजोर होंगे। तो ये किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र तो पहले भी जारी होते ही थे, तो अब उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम सिर्फ स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे, स्थायी सबको करेंगे। भाई मूल निवास प्रमाण पत्र का तो जो मूल विषय है वो यही है कि भाई 1950, तो ये जो एक भ्रांतियां बनी हैं, विधि विशेषज्ञों की राय लेकर सरकार को इसमें बातचीत करनी चाहिए। मूल निवास बनाम स्थायी निवास अब सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं रहा, ये पहचान, अधिकार और सियासी रणनीति का बड़ा सवाल बन चुका है। लोग चाहते हैं कि 15 साल के स्थायी निवास के आदेश को समाप्त कर मूल निवास की स्पष्ट कट ऑफ डेट तय की जाए। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में खनन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार सचिव खनन राज्य प्रदूषण बोर्ड डीएम उधम सिंह नगर को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने 8 दिसंबर तक सभी पक्षकारों को नोटिस पर जवाब दाखिल करने का टाइम दिया है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खनन नीति के लिए बनाई गई 18 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि खनन नीति में कई खामियां हैं। हमारे द्वारा इनका नोटिफिकेशन था 18 सितंबर 2024 का, जिससे कि ये 5 साल की स्टॉक की परमिशन दे रहे थे। किसी भी कोई भी आदमी आवेदन करे और डीएम को ही पावर दे दी थी स्टॉक की परमिशन देने के लिए, जबकि बाकी जितनी माइनिंग की परमिशन है सब देहरादून शासन से होती है।
कोर्ट ने सबको नोटिस देते हुए इस विषय पे जवाब मांगा है और अगली तारीख 8 दिसंबर की है। देवभूमि उत्तराखंड में इंसानों के साथ वन्य जीवों के संघर्ष की घटनाएं इन दिनों अचानक से बढ़ गई हैं, लेकिन इंसानों को वन्य जीवों से बचाने की जिम्मेदारी जिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर है वो उदासीन बना हुआ है। सोशल मीडिया के इस दौर में वन्य जीवों से इंसान कैसे बच सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पेज पर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती ये हैं धारचूला के रहने वाले 35 साल के नरेंद्र सिंह, जो 3 भालुओं से मुकाबला करके आज भी जिंदा हैं। लेकिन जंगली जानवरों से सामना होने वाले कई ऐसे और लोग भी हैं जो नरेंद्र की तरह भाग्यशाली नहीं हैं। उनकी टाइगर, लेपर्ड या भालू के हमले में मौत हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लोगों को इन जंगली जानवरों से बचाने की है, वो सोशल मीडिया के दौर में पूरी तरह से सो रखा है। अगर हम उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर निगाहें डालें तो हैरानी ही हाथ लगेगी। दरअसल 13 नवंबर से इस पेज में किसी भी तरह का अपडेशन ही नहीं हुआ। अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था सर, वहाँ थोड़ा काम था अपना, काम से जाने वाला ट्रक, तो बीच में अचानक मुठभेड़ हो गई उनसे। ऊपर वो थे, नीचे जस्ट मैं रास्ते के नीचे किनारे में ऊपर वो भागने का चारा ही नहीं मिल पाया मुझे, तो आया और अटैक करना शुरू कर दिया उसने। और मैंने भी जब तक होश थी तो हाथ पांव फुल चलाया और मुंह भी फुल चलाया, फुल बचने की कोशिश की सर। बाद में जब बेहोश हो गया। हालांकि पहाड़ों में हुई हालिया घटनाओं के बाद मैदानी इलाकों में थोड़ा अलर्टनेस दिखाई दे रहा है। यहाँ मास्टर कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट किया गया है, साथ ही कुछ कारगर उपाय भी किए गए हैं। स्टाफ की प्रोटेक्शन के लिए हमारे जो स्टाफ गश्त वगैरह करते हैं उनके लिए एक बियर स्प्रे वगैरह हमने प्रोक्योर किए हैं जो स्टाफ को दिए जा रहे हैं। साथ ही जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर ऐसा संभावनाएं रहती हैं घटनाएं होने की, तो हमारे द्वारा सोलर जो है लाइट्स वगैरह प्रोक्योर की गई हैं, जो कि आने वाले 7-8 दिन में जहां जहां संवेदनशील क्षेत्र वहां लगा दिए जाएंगे, जिससे कि अंधेरे के कारण से कोई घटनाएं ना हो। दरअसल जाड़ों के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं और इंसानों के साथ ही जंगली जानवरों का रूटीन भी प्रभावित होता है। ऐसे में जंगली जानवरों और इंसानों का आमना सामना हो रहा है और ये विंटर सीजन की एक तरह से हर साल की ही कहानी है और इस सब से केवल फॉरेस्ट की जागरूकता ही लोगों को बचा सकती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चंपावत के पाटी में शहीद अग्निवीर दीपक सिंह को अंतिम विदाई दी गई है और शहीद का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि और आम लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। 20 साल के दीपक जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण सीमा पर गोली लगने से शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि 22 नवंबर को दीपक गोली लगने से शहीद हुए, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। अयोध्या में राम मंदिर पर भव्य लेजर शो और रंग बिरंगी रोशनी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। ध्वजारोहण समारोह के दौरान रामलला का महल दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। लेजर शो में भगवान श्री सीताराम की वरमाला का अद्भुत दृश्य मंदिर के शिखर पर उभरा हुआ है। आकर्षक सजावट और रोशनी से सजी रामनगरी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं ध्वजारोहण के लिए सीता के लेज़र शो, लाइटिंग शो का अद्भुत ये नज़ारा, जो कि भव्य लेज़र शो को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। रामनगरी अयोध्या रंग बिरंगी रोशनी से पूरा अब अयोध्या नगरी पूरी सराबोर हो चुकी है। ध्वजारोहण समारोह के दौरान रामलला का महल दुल्हन की तरह सजकर तैयार नजर आ रहा है। ये देखिए लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत है। लेज़र शो के माध्यम से वरमाला का दृश्य दर्शाया जा रहा है। आकर्षक सजावट और रोशनी से सजी रामनगरी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अभी इस तरीके से भव्य फोटो बनेगी ये।
चार धाम के आखिरी तीर्थ बद्रीनाथ के कपाट के मंगलवार को श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट बंद हो जाएंगे। कल दोपहर 2:56 पर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने के लिए आज निमंत्रण दिया गया। इस दौरान डिमिरी पंचायत के द्वारा माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 12 कुंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। बता दें कि अब तक 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ चारों धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और अब शीतकालीन चार धाम यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी। और भगवान का ये महत्व है, यहाँ पर भगवान जब आते हैं तब भी फूलों से और जाते समय भगवान की कपाट बंदी के समय भी फूलों से सजाया जा रहा है। देश के सभी धर्मावलंबियों से मेरा निवेदन है, भगवान के इस सिंह द्वार के दर्शन से भगवान के आपको दर्शन होंगे। मैं सभी से श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा, आप अधिक से अधिक संख्या में कल यहाँ पर भगवान के दर्शन करेंगे और कल ही भगवान का मंगलमय कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परंपरा के अनुसार पंच पूजाएं 21 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। आज माता लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा और आमंत्रण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आज धाम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कपाट बंद होने से पहले मंदिर को 12 कुंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने के अवसर पर बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। 25 नवंबर को चारधाम यात्रा 2025 का समापन हो जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ कपाट बंद नहीं होंगे बल्कि पूरी यात्रा का एक बड़ा ऑडिट तैयार हो रहा है। यह ऑडिट यात्रा के दौरान हुई हर दिक्कत, हर घटना और हर खामी की समीक्षा करेगी ताकि 2026 की यात्रा और सुरक्षित और सुचारू हो सके। देखें। चारधाम यात्रा 2025 कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रही। यात्रा के दौरान कई आपदाएं देखने को मिली, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। इस बार यात्रा ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या दर्ज की है। करीब 60 लाख रजिस्ट्रेशन और 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये पिछले साल से 2,77,000 अधिक है, लेकिन बढ़ती भीड़ के साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। सबसे चिंताजनक हेलीकॉप्टर हादसे रहे। इस बार हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई और 13 यात्रियों की मौत भी हुई। हेलीपैड पर अव्यवस्था, ओवर बुकिंग और खराब मौसम में लंबा इंतजार, इन शिकायतों की समीक्षा भी अब की जाएगी। इस बार जो यात्रा हुई वो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई है। 16,50,000 के आसपास यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आए हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल है। और सरकार को जो है मानसून सत्र के दौरान सड़कों को जो है सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अगली कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अगले साल जो यात्री आए उन्हें कोई असुविधा न हो। इस बार ठगी के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई। 36 मुकदमे दर्ज हुए और 28 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। ऑनलाइन बुकिंग फ्रॉड और नकली पैकेज दोनों रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और जोशीमठ रूट पर कई घंटे जाम रहा। पार्किंग की कमी और ट्रैफिक नियंत्रण कमजोर दिखा। इन सभी बिंदुओं का भी विस्तृत ऑडिट किया जा रहा है। केदारनाथ में पहली बार टोकन सिस्टम लागू हुआ। चारधाम कंट्रोल रूम ने 24 घंटे मॉनिटरिंग, सीसीटीवी, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्स की संयुक्त तैनाती से कई स्थितियों को संभाला भी गया। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो सरकार का जो लक्ष्य था कि यात्रा बढ़े, लोगों को रोजगार उससे मिले या लोगों को अच्छा तीर्थ यात्रा चले, आशीर्वाद मिले चारों धामों का, वो लक्ष्य पूर्ण हुआ है। किसी की हानि नहीं हुई। इतनी आपदाएं आने के बाद भी किसी श्रद्धालु को हानि नहीं झेलनी पड़ी। ये सरकार का लक्ष्य भी था और आगे आने वाली यात्रा के लिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस यात्रा को और सुगम बनाया जाए। अब यात्रा के दौरान सामने आई हर चुनौतियों को लेकर प्रशासन एक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहा है, क्योंकि अनुमान है कि 2026 में यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती है। यही वजह है कि ये ऑडिट चारधाम यात्रा के भविष्य का मास्टर प्लान साबित हो सकता है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सतेन बर्तवाल की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ में कई ठिकानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मॉल के बाथरूम में मिली धमकी
एक लेटर मिला है धमकी भरा। कई स्कूलों भवनों को उड़ाने की धमकी मिली है। 24 घंटे में कई ठिकानों को बम से उड़ा देने की धमकी। पत्र में किसी धमकी देने वाले का कोई जिक्र नहीं है। पत्र मिलने के बाद कई जगह पर चेकिंग अभियान चलाया गया। विधानसभा, लोक भवन के आसपास बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने चेकिंग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। किसी ने पत्र के माध्यम से बम से उड़ा देने की धमकी दी है कई इलाकों को। मॉल के बाथरूम में धमकी भरा पत्र मिला। इसके बाद चेकिंग की जा रही है लखनऊ में अलग अलग जगहों पर। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कोई जानकारी मिल पाई कि पत्र किसकी तरफ से वॉशरूम में रखा गया था? देखिए, अभी तक पत्र में तो किसी भेजने वाले का नाम का जिक्र नहीं है, किसी संस्था का जिक्र नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर राजधानी लखनऊ के जो अहम स्थान है, जैसे विधानसभा है, लोक भवन है और हजरतगंज के आसपास जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कई मॉल्स हैं, वहां पर पुलिस ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ सर्च किया है। हालांकि अभी तक कहीं भी किसी सर्च में कुछ हासिल नहीं हुआ है और पुलिस के सोर्सेज यही कह रहे हैं कि ये किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन एहतियात के तौर पर ये चेकिंग करना जरूरी था, लिहाजा चेकिंग की गई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में कार्यक्रम है, भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण होना है, लिहाजा पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है, सड़क पर उतरी हुई है और जगह जगह फुट पेट्रोलिंग अफसर भी कर रहे हैं, लिहाजा इसको एहतियात और सतर्कता का हिस्सा भी बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मॉल के वॉशरूम में पत्र मिला था, जिसके बाद पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है लखनऊ में अलग अलग जगहों पर। कई ठिकानों पर बम मिलने की सूचना मिली है, इसके बाद ये चेकिंग चलाई जा रही है।